नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की खरीद प्रक्रियाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। जी हाँ। और खास तौर पर बात करेंगे ई-प्रोक्योरमेंट और ई-रिवर्स ऑक्शन की। बिल्कुल, ये आजकल काफी अहम विषय है। हमारी ये जो बातचीत है ये CIL के खरीद मैनुअल के अध्याय 14 पर आधारित है। जी। तो हमारा मकसद ये समझना है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब PSUs में खरीद का ये डिजिटल तरीका कैसे काम करता है। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है। और एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर क्यों 2 लाख रुपए से ज्यादा के सभी टेंडर के लिए ई-प्रोक्योरमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक अच्छा सवाल है। चलिए इसी को समझते हैं परत दर परत। तो सबसे पहले ये ई-प्रोक्योरमेंट आखिर है क्या, आसान शब्दों में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकारी खरीद के लिए IT मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। अच्छा। चाहे वो वस्तुएं हों, कोई काम करवाना हो या फिर सेवाएं लेनी हो। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य साफ है, एक खुली, बिना भेदभाव वाली और असरदार प्रक्रिया बनाना। हाँ, जैसा कि वित्त मंत्रालय के उस आदेश में भी कहा गया था, शायद 9 जनवरी 2014 का था वो। जी हाँ, OM-NO 103212-PPC। उसमें साफ है कि 2 लाख रुपए से ऊपर के सभी टेंडरों के लिए ये डिजिटल रास्ता अपनाना जरूरी है। तो ये अनिवार्यता क्यों? क्या सिर्फ एक नियम है या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे ठोस व्यावसायिक कारण है। जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा है खरीद की लागत में कमी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा कुशल हो जाती है। मतलब समय और पैसा दोनों बचता है? हाँ बिल्कुल। पहले जो कागजी कार्रवाई में बहुत समय और संसाधन लगते थे, वो अब काफी हद तक कम हो गया है। और कुछ? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, मतलब एक जैसा सिस्टम सब जगह। हाँ बिल्कुल। जब पूरे संगठन में खरीद के लिए एक ही डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाती है तो एक रूपता आती है। इससे क्या फायदा होता है? कम हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, और शायद सबसे अहम बात, मानवीय दखलंदाजी और व्यक्तिगत विवेक या मनमानी की गुंजाइश कम होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ जाती है। अच्छा। हर कदम डिजिटल रूप से दर्ज होता है, उसका रिकॉर्ड रहता है। ये पारदर्शिता वाली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मानकीकरण और पारदर्शिता पर कितना जोर है। ये सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, ये जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। और इसके लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने बाकायदा इसके लिए सुरक्षा, पारदर्शिता और कार्यक्षमता से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनेक्षर 37 में उनका जिक्र है, जिनका पालन करना होता है। समझ गए। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि इसे क्यों अपनाया गया, पारदर्शिता, कुशलता और लागत में कमी। अब जरा इस प्रक्रिया के काम करने के तरीके को समझते हैं। ये सब असल में होता कैसे है? शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, शुरुआत होती है पोर्टल से। पोर्टल? कौन सा पोर्टल? CIL का अपना एक समर्पित पोर्टल है, coalindiatenders.nic.in, और साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल यानी eprocure.gov.in का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट और उसके बाद के संशोधनों के दायरे में होती है। ये कानूनी तौर पर मान्य है। ठीक है, पोर्टल हो गया। फिर अगला कदम क्या है? प्रक्रिया का अगला कदम है टेंडर तैयार करना और जारी करना। ये कौन करता है? ये जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होती है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट या परचेज विभाग के प्रमुख, HOD या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी। अच्छा। और यहीं पर डिजिटल सुरक्षा का पहलू सामने आता है। वो कैसे? टेंडर ऑनलाइन जारी करने के लिए अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी DSC का इस्तेमाल करते हैं। DSC? ये क्या होता है? ये एक तरह की डिजिटल पहचान और हस्ताक्षर है। जैसे आप कागज पर साइन करते हैं ना, वैसे ही ये डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। ओके। सिस्टम अपने आप हर टेंडर को एक यूनिक टेंडर ID देता है। और क्या कागज पर भी टेंडर निकलता है? नहीं, सामान्य परिस्थितियों में कोई कागजी या हार्ड कॉपी जारी नहीं की जाती। पूरी प्रक्रिया डिजिटल ही रहती है। कोई अपवाद? हाँ, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या वैसे ही कोई बहुत संवेदनशील मामले हों तो विशेष अनुमति से हार्ड कॉपी जारी हो सकती है, वरना नहीं। ठीक है, तो टेंडर ऑनलाइन जारी हो गया DSC के साथ। अब बोली लगाने वालों यानी बिडर्स की बारी आती है। उन्हें क्या करना होता है? बोली लगाने वालों को अपनी बोली सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। अच्छा, मतलब फिजिकली कुछ जमा नहीं करना? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए उनके पास भी एक अधिकृत एजेंसी से प्राप्त
वैध डीएससी होना अनिवार्य है। उनके पास भी डीएससी चाहिए? जी हाँ, साथ ही सीआईएल के पोर्टल पर एक बार का निःशुल्क पंजीकरण या नामांकन भी जरूरी होता है। ये वन टाइम प्रोसेस है। ये तो पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। पहले भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने होते थे, अब सब ऑनलाइन है। इसके लिए बिडर के पास क्या होना चाहिए? जाहिर है उनके पास जरूरी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट चला गया तो, या कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई? ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या किसी और तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बोली समय पर जमा नहीं हो पाती, तो इसके लिए सीआईएल या उसकी सहायक कंपनियां जिम्मेदार नहीं होती। ये जोखिम बोली लगाने वाले का ही होता है। ये जरूरी पॉइंट है। और क्या कोई और जरूरतें भी हैं बोली जमा करने से पहले? हाँ, एक और चीज है। बोली लगाने वाले को एक डिजिटल अंडरटेकिंग देनी होती है। अंडरटेकिंग किस बात की? इसमें वो पोर्टल के सभी नियमों, शर्तों और समझौते को मानने की सहमति देते हैं और साथ ही ये भी पुष्टि करते हैं कि उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही और प्रामाणिक है। और अगर जानकारी गलत निकली तो फिर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें उनका पंजीकरण रद्द करना या भविष्य के टेंडरों से रोकना भी शामिल हो सकता है। समझ गई। अब बात करते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी की। वो जो सुरक्षा राशि होती है वो कैसे जमा होती है? देखिए, ईएमडी जमा करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि टेंडर किस पोर्टल पर जारी हुआ है। अच्छा। अगर टेंडर एनआईसी पोर्टल पर है, जो coalindiatenders.nic.in है, तो ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही संभव है। जैसे नेट बैंकिंग या एनईएफटी आरटीजीएस। सिस्टम एक चालान जनरेट करता है और भुगतान सफल होने के बाद ही बोली जमा करने की अनुमति मिलती है। और विदेशी बोलीदाताओं के लिए? विदेशी बोलीदाताओं को अमेरिकी डॉलर यूएसडी में इसके बराबर राशि जमा करनी होती है। प्रक्रिया वही ऑनलाइन रहती है। और अगर टेंडर जेम पोर्टल पर हो तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर? अगर टेंडर जेम पर है तो विकल्प थोड़े अलग हैं। वहां ईएमडी बैंक गारंटी यानी बीजी के रूप में भी दी जा सकती है या फिर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। बैंक गारंटी के लिए कोई खास शर्त? हाँ, अगर बीजी दी जाती है तो उसकी वैधता बोली की वैधता अवधि खत्म होने के 45 दिन बाद तक होनी चाहिए। क्या ईएमडी में कोई छूट भी मिलती है? जी हाँ, कुछ मामलों में जैसे एमएसएमईज यानी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार ईएमडी से छूट मिलती है। इसके लिए उन्हें जरूरी स्वर प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो ईएमडी जमा हो गया। अब असल बोली की संरचना कैसी होती है? क्या सब कुछ एक साथ जमा होता है? नहीं, आमतौर पर सीआईएल दो बोली प्रणाली टू बिड सिस्टम अपनाता है। दो बोली प्रणाली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बोली दो हिस्सों या कह लीजिए दो कवर में जमा होती है। ऑनलाइन कवर। अच्छा, दो कवर। क्या क्या होता है इनमें? पहला कवर होता है कवर आई, जो तकनीकी वाणिज्यिक हिस्सा है। इसमें क्या दस्तावेज होते हैं? इसमें बोली लगाने वाले की तकनीकी योग्यता और शर्तों की स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज होते हैं, जैसे टेक्निकल पैरामीटर शीट टीपीएस, जिसमें उत्पाद या सेवा के तकनीकी विवरण होते हैं। कमर्शियल पैरामीटर शीट सीपीएस, जिसमें व्यावसायिक शर्तें होती हैं, और जरूरत पड़ने पर जनरल टेक्निकल इवैल्यूएशन जीटीई जैसे दस्तावेज। और इसके साथ ही अन्य जरूरी दस्तावेजों के स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी होती है। मूल विचार यह है कि पहले परखा जाए कि बोली लगाने वाला तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य है या नहीं। समझ गई। ये हुआ कवर आई। और कवर 2 में क्या होता है? कवर 2 में होती है मूल्य बोली यानी प्राइस बिड। अच्छा, इसमें कीमतें होती हैं? हाँ, इसमें बोली लगाने वाला अपनी कीमतें बताता है, आमतौर पर एक मानक प्रारूप जैसे बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू में। और ये कब खोला जाता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कवर तभी खोला जाता है जब बोली लगाने वाले को कवर आय यानी तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन में सफल घोषित कर दिया गया हो। पहले योग्यता, फिर कीमत। ये प्रक्रिया तो काफी व्यवस्थित और लॉजिकल लगती है। अब ये बोलियां खोली कैसे जाती हैं? क्या ये भी ऑनलाइन होता है? हाँ, बिल्कुल। बोलियां ऑनलाइन ही खोली जाती हैं, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती। कौन खुलता है इन्हें? इसके लिए 4 अधिकारियों की एक समिति होती है। इन्हें बोली खोलने वाले या बिड ओपनर्स कहा जाता है। 4 लोग? कौन होते हैं ये? 2 अधिकारी मटेरियल मैनेजमेंट विभाग से और 2 वित्त विभाग से होते हैं। अच्छा, 4 लोगों की टीम। हाँ, यहाँ प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा फिर से दिखती है। 4 अधिकारियों की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति मनमानी ना कर सके। सब कुछ चेक एंड बैलेंस के साथ होता है। तो पहले कौन सा कवर खोला जाता है? पहले केवल कवर ए यानी तकनीकी वाणिज्यिक बोली ही खोली जाती है। सिस्टम
उन सभी बोलियों को दर्ज करता है जो समय पर जमा हुई हैं। और फिर उनका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के बाद जो बोलीदाता योग्य पाए जाते हैं, केवल उन्हीं का कवर बी यानी मूल्य बोली एक अलग, पहले से सूचित तारीख और समय पर खोला जाता है। और ये सब आईटी एक्ट के तहत होता है? जी हाँ, ये पूरी प्रक्रिया आईटी अधिनियम 2000 के तहत होती है और इसका एक पूरा डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनता है। हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है। अगर सिंगल टेंडर या लिमिटेड टेंडर एलटी हो तब भी क्या यही प्रक्रिया अपनाई जाती है? हाँ, प्रक्रिया मूल रूप से वैसी ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सूचना सिर्फ उन्हीं चुनिंदा फर्मों को दी जाती है जिन्हें टेंडर भेजा गया है। सूचना कैसे दी जाती है? सूचना पोर्टल के माध्यम से, ईमेल या एसएमएस द्वारा दी जाती है और वो भी अपनी बोलियां ऑनलाइन ही जमा करते हैं। पारदर्शिता यहाँ भी बनी रहती है। ठीक है, तो हमने देखा कि बोली जमा करने से लेकर खोलने तक की प्रक्रिया काफी विस्तृत और नियमों से बंधी है। अब मूल्यांकन की बात करते हैं। कवर आई खुलने के बाद क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन का पहला चरण अक्सर सिस्टम आधारित होता है। सिस्टम आधारित मतलब? सिस्टम टीपीएस या जीटीई में दी गई जानकारी के आधार पर एक प्रारंभिक जांच करता है, बेसिक क्वालिफिकेशन चेक। और उसके बाद? इसके बाद संबंधित विभाग जैसे इंजीनियरिंग विभाग या जो भी विभाग उस खरीद से जुड़ा है, वो बोलियों की और गहन तकनीकी और वाणिज्यिक जांच करता है। मानवीय विशेषज्ञता यहाँ काम आती है। मान लीजिए किसी बोली में कुछ जानकारी कम है या अस्पष्ट है, तो क्या होता है? क्या उसे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, हमेशा नहीं। यहीं पर क्लॉज 13.4 के तहत स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया आती है। अच्छा, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। हाँ, खरीदार यानी सीआईएल बोली लगाने वाले से कमियों को पूरा करने या अस्पष्टता को दूर करने के लिए कह सकता है, ऑनलाइन ही। इसके लिए कोई समय सीमा होती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए तय समय सीमा होती है। कितनी होती है आमतौर पे? अगर ये एक वैश्विक टेंडर है, ग्लोबल टेंडर, तो आमतौर पर बोलीदाता को 2 मौके मिलते हैं। पहला 7 दिन का 24/7 और अगर जरूरत पड़े तो दूसरा 5 दिन का 24/7। और घरेलू टेंडर में? घरेलू टेंडर के मामले में सामान्यतः एक ही मौका मिलता है, 7 दिन का 24/7। सूचना कैसे मिलती है बोलीदाता को? सूचना सिस्टम द्वारा जनरेटेड ईमेल और एसएमएस से भेजी जाती है। और अगर कोई देर से जमा करे तो? सबसे जरूरी बात, निर्धारित समय के बाद जमा किए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाते। सिस्टम उसे लेगा ही नहीं। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ सिस्टम प्रारंभिक जांच कर रहा है, दूसरी तरफ मानवीय विशेषज्ञता से गहन जांच हो रही है, और फिर स्पष्टीकरण के लिए भी एक तय प्रक्रिया है। ये तो स्वचालन और मानवीय निर्णय के बीच एक संतुलन बनाने जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही उद्देश्य है। ऑटोमेशन जहां मदद कर सकता है वहां उसका उपयोग हो, लेकिन मानवीय जांच और निर्णय भी महत्वपूर्ण है। तो मूल्यांकन के बाद क्या होता है? मूल्यांकन के बाद ही ये तय होता है कि कौन सी फर्में तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से योग्य हैं। और फिर? इन्हीं योग्य फर्मों का मूल्य लिफाफा यानी कवर 2 खोला जाता है। फिर सिस्टम इन सभी योग्य बोलियों में से सबसे कम नेट लैंडेड कीमत वाले बोलीदाता की पहचान करता है। L1? हाँ, उसे L1 कहा जाता है। नेट लैंडेड कीमत का मतलब है सभी टैक्स, शुल्क, ढुलाई वगैरह जोड़कर और मिलने वाले टैक्स क्रेडिट जैसे जीएसटी इनपुट क्रेडिट को घटाकर जो अंतिम कीमत बनती है। ठीक है, पर क्या हो अगर L1 बोलीदाता बाद में मुकर जाए या अनुबंध स्वीकार न करे तो? ऐसे मामलों के लिए भी नियम है। यदि L1 बोलीदाता अनुबंध स्वीकार करने में विफल रहता है या मान लीजिए प्रदर्शन सुरक्षा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करता, तो उसकी ईएमडी जब्त की जा सकती है और उसे भविष्य के टेंडरों के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, ब्लैक लिस्टिंग जिसे कहते हैं। अगर कोई जाली दस्तावेज दे दे तो? हाँ, ये भी गंभीर मामला है। अगर मूल्यांकन के दौरान या बाद में पता चलता है कि किसी बोलीदाता ने जाली दस्तावेज जमा किए हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। इसमें आपराधिक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। ये तो काफी सख्त नियम है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स के लिए कोई रियायत होती है मूल्यांकन में? हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारी नीतियों के अनुसार एमएसएमईज यानी सूक्ष्म और लघु उद्यम और स्टार्टअप्स को कुछ वरीयताएं मिलती हैं। किस तरह की वरीयताएं? उदाहरण के लिए कीमत वरीयता, प्राइस प्रेफरेंस या खरीद वरीयता, परचेस प्रेफरेंस, बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। मूल्यांकन के समय इन प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि प्रक्रिया काफी विस्तृत और शायद कुछ लोगों के लिए जटिल भी है, खासकर अनुपालन के मामले में। हाँ, प्रक्रिया विस्तृत जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हर कदम का रिकॉर्ड रखना है।
लेकिन क्या ये जटिलता कभी रुकावट बन सकती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाता है कि क्या ये जटिलता कभी-कभी नवाचार या छोटे नए विक्रेताओं की भागीदारी में बाधा डाल सकती है? क्या उनके लिए ये सब समझना और पूरा करना मुश्किल हो सकता है? और क्या स्वचालन और सख्त नियम हमेशा सूक्ष्म मानवीय मूल्यांकन की जगह ले सकते हैं, खासकर जब स्थितियां थोड़ी अलग हों, मानक से हटकर हों? ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है। सही कहा। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसकी अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, ई रिवर्स ऑक्शन, ERA। ये क्या बला है और इसका इस्तेमाल कब होता है? हाँ, क्या बला है, ये अच्छा कहा। ई रिवर्स ऑक्शन, जैसा कि नाम से ही कुछ अंदाजा लगता है, एक तरह की ऑनलाइन नीलामी है। नीलामी? हाँ, लेकिन ये पारंपरिक नीलामी से उल्टी होती है। रिवर्स। उल्टी कैसे? यहाँ विक्रेता अपनी कीमतें बढ़ाने की बजाय घटाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छा, कीमतें कम करने की होड़। बिल्कुल, ये एक वास्तविक समय मतलब रियल टाइम प्रक्रिया है, जहां बोलीदाता एक तय अवधि में लगातार अपनी कीमतें कम करके सबसे निचली बोली लगाने की कोशिश करते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? क्या हर टेंडर में? नहीं, हर टेंडर में नहीं। CIL के नियमों के अनुसार अगर टेंडर का अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है तो ई रिवर्स ऑक्शन ERA कराना अनिवार्य है। 50 लाख से ऊपर अनिवार्य? हाँ, जब तक कि कुछ विशेष छूट वाली परिस्थितियां ना हो, जैसे कोई प्रोप्राइटरी आइटम हो या बहुत कम सप्लायर हो। क्या ERA हर तरह की खरीद के लिए सही है? नहीं, ERA हर मामले में उपयुक्त नहीं होता। इसके इस्तेमाल के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जैसे खरीदी जाने वाली वस्तु या सेवा का स्पष्ट और विस्तृत विवरण संभव होना चाहिए, ताकि सभी बोलीदाता एक ही चीज के लिए बोली लगा रहे हो, उनमें कोई भ्रम ना हो। और बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मतलब कई योग्य विक्रेता होने चाहिए। अगर 2-3 ही हैं तो ERA का ज्यादा फायदा नहीं। और सबसे जरूरी, मूल्यांकन के मानदंड पूरी तरह से मौद्रिक यानी कीमत आधारित होने चाहिए। अगर गुणवत्ता या डिलीवरी टाइम जैसे गैर मौद्रिक कारक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो ERA शायद सही तरीका ना हो। समझ गई। तो अगर ERA होता है तो इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है? कौन भाग ले सकता है इसमें? ERA की शुरुआत तब होती है जब तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन पूरा हो जाता है और योग्य बोलीदाताओं की पहचान कर ली जाती है। अच्छा, मतलब जो कवर 1 में पास हुए। हाँ, बिल्कुल। केवल इन्हीं योग्य बोलीदाताओं को ERA में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्हें सूचना कैसे मिलती है? उन्हें सिस्टम के माध्यम से नीलामी की तारीख, समय और अन्य विवरणों की सूचना भेजी जाती है, ईमेल और SMS से। क्या इसमें भाग लेने की कोई फीस होती है? नहीं, इसमें भाग लेने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। ठीक है। तो नीलामी शुरू कैसे होती है? क्या कोई शुरुआती कीमत होती है? हाँ, नीलामी एक स्टार्ट प्राइस से शुरू होती है। ये स्टार्ट प्राइस क्या होता है? सिस्टम सभी तकनीकी रूप से योग्य बोलियों में से सबसे कम नेट लैंडेड कीमत को पहचानता है। यह कीमत प्रारंभिक मूल्य बोलियों यानी कवर 2 से पता चलती है और उसे ही नीलामी के लिए स्टार्ट बिड या शुरुआती बोली के रूप में प्रदर्शित करता है। यह कीमत सभी पात्र प्रतिभागियों को दिखाई देती है। अच्छा, तो सबको पता होता है कि सबसे कम बोली क्या आई थी शुरू में, और फिर बोली कैसे लगती है? यहीं पर असली मुकाबला शुरू होता है। यह एक पुनरावृत्ति इटरेटिव प्रक्रिया है। कैसे? बोलीदाता केवल उस समय की सबसे कम बोली करंट लोएस्ट बिड को देख सकते हैं। किसने लगाई है ये पता चलता है? नहीं, ये नहीं पता चलता कि वो बोली किसने लगाई है, सिर्फ कीमत दिखती है। और अगर किसी को बोली लगानी हो तो उन्हें मौजूदा सबसे कम बोली से कम कीमत कोट करनी होगी। सिस्टम आइटमवार सबसे कम उद्धृत मूल्य भी दिखाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। ये कब तक चलता है? ये प्रक्रिया नीलामी की निर्धारित अवधि तक चलती रहती है, जैसे 2 घंटे या 3 घंटे। कीमत कितनी कम करनी होती है हर बार? क्या कोई न्यूनतम सीमा है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हर बार कीमत कम करने के लिए एक न्यूनतम राशि तय होती है। इसे डिक्रीमेंट वैल्यू कहते हैं। डिक्रीमेंट वैल्यू ये कितनी होती है? ये आमतौर पर स्टार्ट बिड मूल्य का 0.5% होती है, लेकिन कम से कम 100 रुपये जरूर होनी चाहिए, कुछ राउंडिंग ऑफ नियमों के साथ। मतलब हर अगली बोली पिछली सबसे कम बोली से कम इतनी कम होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इससे कम की कमी सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। क्या कोई अधिकतम कमी की भी सीमा होती है? कभी कभी पहली बोली के लिए एक मैक्सिमम सील प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। वो क्या होता है? वो ये तय करता है कि कोई बोलीदाता पहली बार में स्टार्ट प्राइस से अधिकतम कितनी प्रतिशत कमी कर सकता है, जैसे मान लीजिए 2%। ये इसलिए ताकि कोई शुरू में ही बहुत ज्यादा कम करके दूसरों को हतोत्साहित ना कर दें। क्या इसमें कोई बोलीदाता बाहर भी हो सकता है? सुना है H1 एलिमिनेशन जैसा कुछ होता है। हाँ, एक प्रावधान है जिसे H1 एलिमिनेशन कहते हैं। ये क्या है? यदि तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की संख्या 4 से अधिक है
तो प्रारंभिक मूल्य बोलियों के आधार पर जिसकी कीमत सबसे ज्यादा थी H1, उसे ERA में भाग लेने से रोका जा सकता है। अच्छा, क्यों? इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को और केंद्रित करना है उन लोगों पर जो वाकई कीमत में मुकाबला कर रहे हैं। क्या इसमें कोई छूट मिलती है? हाँ, इसमें MSCs या मेक इन इंडिया जैसी श्रेणियों के बोलीदाताओं को अक्सर छूट मिलती है, यानी उन्हें बाहर नहीं किया जाता भले ही उनकी कीमत H1 हो। नीलामी का समय कैसे नियंत्रित होता है? मान लीजिए 2 घंटे की नीलामी है और ठीक आखिरी मिनट में किसी ने कीमत कम कर दी। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को मौका ना मिले। इसके लिए ऑटो एक्सटेंशन का नियम है। ऑटो एक्सटेंशन? हाँ, मान लीजिए नीलामी का निर्धारित समय 2 घंटे है। अगर अंतिम 30 मिनट में इसे क्लोजिंग पीरियड कहते हैं, कोई भी बोलीदाता अपनी कीमत कम करता है तो नीलामी का समय अपने आप 30 मिनट के लिए और बढ़ जाता है। अच्छा, 30 मिनट और मिल जाते हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम 30 मिनट के स्लॉट में कोई और बोली कम ना हो। मतलब जब तक बोलियां कम होती रहेंगी, समय बढ़ता रहेगा? बिल्कुल। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी को अंतिम क्षण में बोली लगाने से वंचित ना रह जाएं और सभी को प्रतिक्रिया देने का उचित मौका मिले। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, नीलामी खत्म होने के बाद क्या होता है? जब नीलामी समाप्त हो जाती है, मतलब आखिरी 30 मिनट में कोई कमी नहीं हुई, तो सिस्टम उस बोलीदाता की पहचान करता है जिसने सबसे कम कीमत L1 कोट की है। फिर उस L1 बोलीदाता को फिर अपनी अंतिम कीमत का विस्तृत आइटम वाइज ब्रेकअप पोर्टल पर अपलोड करना होता है। MSCs जैसी फर्मों को यहाँ भी कोई वरीयता मिलती है? मान लीजिए कोई MSC L1 नहीं आ पाया लेकिन करीब था। हाँ, खरीद वरीयता का नियम यहाँ भी लागू हो सकता है। कैसे? अगर कोई पात्र MSC बोलीदाता जिसकी प्रारंभिक बोली L1 प्लस 15% की सीमा के भीतर थी, ERA में भाग लेता है और L1 नहीं बन पाता, तो उसे ERA के बाद प्राप्त L1 कीमत से मैच करने का अवसर दिया जा सकता है। अच्छा, मतलब उन्हें L1 कीमत पर सप्लाई करने का मौका मिल सकता है? हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित मात्रा के लिए। ये MSCs को बढ़ावा देने के लिए है। अगर नीलामी के बाद मिली कीमत बहुत अजीब लगे, मतलब बहुत ज्यादा या शायद बहुत ही कम, तब क्या होता है? ऐसा होने पर प्रबंधन के पास अधिकार है। यदि ERA के बाद प्राप्त न्यूनतम कीमत बहुत ज्यादा या अव्यवहारिक लगती है, मतलब अनरीजनेबल, तो प्रबंधन L1 बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। और अगर जवाब ठीक ना लगे? यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है या कीमत इतनी कम लगती है कि गुणवत्ता पर संदेह हो, तो प्रबंधन उस बोली को अस्वीकार करने और प्रक्रिया को रद्द करके पुनः टेंडर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये भी एक सेफगार्ड है। और अगर नीलामी के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए पोर्टल ही डाउन हो गया? अगर नीलामी के दौरान सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई बड़ी तकनीकी समस्या आती है जिससे प्रक्रिया बाधित होती है, तो नीलामी को रद्द करके या तो वहीं से फिर से शुरू किया जा सकता है या पूरी तरह से नए सिरे से आयोजित किया जा सकता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। वाकई ये ई-रिवर्स ऑक्शन तो काफी गतिशील और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। ये वास्तविक समय की प्रतिस्पर्धा बोलीदाताओं पर दबाव डालती है कि वो अपनी सबसे बेहतर कीमत दें। जी हाँ। तो कुल मिलाकर इसका खरीद करने वाले संगठन और बोलीदाताओं के लिए क्या मतलब निकलता है? फायदा क्या है? देखिए, संगठन के लिए, CIL के लिए इसका सबसे बड़ा मतलब है बेहतर मूल्य खोज, प्राइस डिस्कवरी की संभावना। प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें अक्सर काफी कम हो जाती हैं, जिससे सरकारी पैसे की बचत होती है। और बोलीदाताओं के लिए? बोलीदाताओं के लिए ये एक पारदर्शी मंच है जहां वे सीधे दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि सबसे कम कीमत वाले को ही ऑर्डर मिलने की संभावना है, बशर्ते अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है। नीलामी और मूल्यांकन के बाद अंतिम चरण क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? नीलामी या अगर ERA नहीं हुआ तो सामान्य टेंडर प्रक्रिया के बाद टेंडर समिति, टेंडर कमिटी पूरे मामले का मूल्यांकन करती है। वो देखती है कि L1 बिडर सभी शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं, कीमत तर्कसंगत है या नहीं। फिर समिति अपनी सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजती है। अंतिम निर्णय वही लेते हैं। और मंजूरी मिलने के बाद? अनुमोदन मिलने के बाद सफल बोलीदाता को खरीद आदेश, परचेज ऑर्डर PO जारी किया जाता है। ये PO कैसे दिया जाता है? ये PO भी पोर्टल पर ही अपलोड किया जाता है और इसकी स्कैन की हुई कॉपी अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा बनती है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से आगे बढ़ती है। और जो बोलीदाता सफल नहीं हुए, उनकी EMD का क्या होता है? वो वापस मिलती है? हाँ, बिल्कुल। असफल बोलीदाताओं की EMD राशि ई-भुगतान, ई-पेमेंट के माध्यम से स्वचालित रूप से वापस कर दी जाती है। कब?
जैसे ही टेंडर अंतिम रूप ले लेता है या उनकी बोली अस्वीकार हो जाती है, इसमें ज्यादा देरी नहीं होती। विदेशी बोलीदाताओं के लिए भी यही प्रक्रिया है? हाँ, विदेशी बोलीदाताओं के लिए भी उनकी मुद्रा में वापसी की प्रक्रिया निर्धारित है। सब कुछ सिस्टम से होता है। क्या इन सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स का जो पूरी प्रक्रिया में बनते हैं कोई और महत्व भी है? बहुत ज्यादा महत्व है। पूरी प्रक्रिया, तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां, मूल्य बोलियां, नीलामी के लॉग्स, स्पष्टीकरण, अनुमोदन, सब कुछ डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है। इसका क्या फायदा है? ये भविष्य के ऑडिट के लिए एक मजबूत ट्रेल बनाता है। अगर कभी कोई सवाल उठता है तो पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। और कुछ? यहां तक कि बोली लगाने वाले सभी बोलीदाताओं के आईपी पते, आईपी एड्रेसेस भी लॉग किए जाते हैं। आईपी पते? क्यों? ये प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और गैर अस्वीकरण, नॉन रेपुटेशन, सुनिश्चित करने में मदद करता है। मतलब कोई बाद में ये नहीं कह सकता कि उसने बोली नहीं लगाई थी। तो संक्षेप में कहें तो कोल इंडिया लिमिटेड में ई प्रोक्योरमेंट एंड ई रिवर्स ऑक्शन की ये व्यवस्था खरीद प्रक्रिया में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और मानकीकरण लाने का एक बहुत ही विस्तृत प्रयास है। जी हाँ। हमने देखा कि कैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग करके एक बड़ा सार्वजनिक उपक्रम अपनी जटिल खरीद प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा है, नियमों और तकनीक के सहारे। बिल्कुल, ये पूरी प्रणाली नियमों और प्रौद्योगिकी पर आधारित है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और सरकारी पैसे का सही उपयोग हो। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जहां एक तरफ ये विस्तृत डिजिटल प्रक्रियाएं पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या ये कभी-कभी छोटे या नए विक्रेताओं के लिए एक तरह की प्रवेश बाधा, एंट्री बैरियर बन सकती हैं? ये एक सोचने वाली बात है। क्या उन्हें इन जटिल अनुपालन आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना मुश्किल लगता हो? और क्या मानकीकरण कभी-कभी नवाचार के रास्ते में आ सकता है? हाँ, ये भी एक पहलू है। इस पर विचार करना जरूरी है कि कैसे इन प्रणालियों को और अधिक समावेशी, इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, बिना पारदर्शिता और दक्षता से समझौता किए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।